एक जंगल के पास एक किसान का घर था। तो उसके बेटे को बड़ा शौक़ था ये जानवर पालतू रखने का, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ तरह के परिंदे उसको पालने का बड़ा शौक़ था। तो उसने मुर्गियाँ, कबूतर और इस तरह की चीज़ें काफ़ी रखी हुई थी। तो एक दिन वो किसी दरख्त के ऊपर चढ़ा तो उसने दरख्त की चोटी के ऊपर एक घोंसला देखा। तो वो और ऊपर चढ़ा गया और उसके ऊपर जाके उसने देखा तो वहाँ पे ईगल, अकाब जो होते हैं, उसके अंडे कुछ पड़े थे। तो वो एक अंडा वहाँ से उठा के नीचे ले आया और वो अंडा ला के उसने जहाँ पे अपने मुर्गियाँ उसने रखी हुई थी, एक मुर्गी के अंडे थे बच्चों के लिए, तो उनके ऊपर बैठती थी। तो उसने उन अंडों के अंदर उस अकाब के अंडे को भी रख दिया। अब कुछ दिनों के बाद जब उनसे बच्चे निकले तो वो सारे चूज़े जो थे मुर्गी के, उनके साथ एक ये अकाब का बच्चा भी निकल आया। अब ज़ाहिर है कि उसका साइज़ उनसे बड़ा था, लेकिन क्योंकि वो उस माहौल में ही था, उन बच्चों के साथ ही था, तो मुर्गी ने भी ज़ाहिर है कि उस अंडों के ऊपर बैठी थी, तो मुर्गी ने भी उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट किया। अब वो था तो अकाब, लेकिन उन चूज़ों के साथ मिल के, उस माहौल के साथ रह के, वो उन्हीं के साथ वो मट्टी के अंदर से कीड़े उसने निकाल के खाने, या वो दाने जो होते हैं जो खाती हैं मुर्गियाँ, तो वही उनकी वो सर्चिंग करता रहता था, जस्ट लाइक दूसरे चूज़े जो होते थे। तो इसमें एक दिन किसान ने देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये अकाब का बच्चा है, तो ये इन चूज़ों के साथ कैसे फिर रहा है। तो ये भी नीचे से कीड़े मकोड़े खा रहा है और जो हम खुराक मुर्गियों को देते हैं ये वही खा रहा है। हालांकि अकाब तो अपना शिकार करता है और उस शिकार को खाता है। तो उसको ये बात थोड़ी नामुनासिब लगी, तो उसने अपने बेटे से कहा कि इसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो उसने क्या किया कि उस अकाब को पकड़ा और उसको उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ा नहीं। फिर उसने उस चूज़े उसके पकड़ के उस अकाब के बच्चे को ऐसे ज़ोर से हवा में फेंका कि शायद अब ये उड़ेगा, लेकिन वो उड़ा तो नहीं, लेकिन धड़ाम से नीचे ज़मीन के ऊपर आके गिरा। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो बिल्कुल नहीं उड़ रहा। तो उसके बाद उसने कहा कि शायद हाइट कम है, क्योंकि अकाब आपको पता है वो अपने बहुत ऊंचाई पे बनाते हैं घोंसले भी दरख्तों की चोटियों के ऊपर, और वहाँ से उड़ते हैं। तो उसने क्या किया कि मैं ये करता हूँ कि किसी दरख्त के ऊपर चढ़ के वहाँ से इसको फेंकता हूँ, तो हाइट की वजह से जब इसको थोड़ा खौफ होगा नीचे गिरने के लिए तो ये उड़ना शुरू कर देगा। तो वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ा और उस दरख्त के ऊपर चढ़ने के बाद उसने उसको भी वैसे ही फेंका, लेकिन वो इस दफ़ा फिर नहीं उड़ा, तो वो फिर नीचे गिर गया। तो वो और ज़्यादा उसको हुआ दुख कि इसको तो ज़ाहिर है कुछ चोट भी लगी होगी, लेकिन ये उड़ा नहीं है। तो वहाँ एक उसका हमसाया था, तो काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी था, वो गौर से देख रहा था कि ये आज कर क्या रहे हैं। तो वो उसके पास आया तो उसने कहा कि ये ऐसे कभी नहीं उड़ेगा, क्योंकि ये अकाब है, ये आसमान को देख के उड़ता है। तो अब क्यों नहीं, इसने आसमान को तो देख नहीं रहा, चूज़ों की तरह नीचे ही देख रहा है और ज़मीन के अंदर ही देखता है, ऊपर नहीं देखता ये। तो हमें इसको आसमान की तरफ दिखाना चाहिए जहाँ पे कुछ और भी परिंदे उड़ रहे हों, तो फिर शायद ये उनको देख के ही उड़ेगा। तो उसको उसकी ये बात समझ में आई। तो उन लोगों ने क्या किया कि नीले आसमान की तरफ मुंह करके उसको कुछ देर पकड़े रखा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसको आसमान के अंदर कुछ परिंदे और उसको अपनी फैमिली के अकाब उड़ते नज़र आए, तो उसके जिस्म में एक थोड़ी हलचल सी पैदा हुई, एक गर्मजोशी पैदा हुई। थोड़ी ही देर के बाद उसने जंप लिया और उड़ना शुरू कर दिया। अब इस स्टोरी से हमें पता क्या चलता है? इस स्टोरी से पता ये चलता है कि हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है, सराउंडिंग्स जो होती हैं, वही माहौल जो है ना हमें वैसा बनाता है, हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं। अब क्योंकि उसने जब आसमान में देखा, मैंने आपसे पहले भी ये जिक्र किया था कि इंसान की जो एक खसलत होती है, जो एक फ़ितरत होती है, वो जब उस तरह के कभी माहौल में आती है तो वो छुप भी जाए तो दोबारा वो ज़िंदा हो जाती है। जैसे हमने लास्ट सेशन में वो गायिका की एक मिसाल दी थी। तो अब उसने क्योंकि आसमान की तरफ देखा और अपनी फैमिली के कुछ लोगों को उड़ते देखा, तो उसके अंदर वही जज्बा, वही जोश, वही लगन वो पैदा हो गई।
जी सर। तो वो दोबारा से उसी तरह उड़ना शुरू हो गया। जी, पहले उसे अपनी पहचान नहीं थी जी, लेकिन अब उसे अपनी पहचान हो गई है, बिल्कुल। इसलिए वो ऊपर उड़ना शुरू हो गया है। हाँ, असल वजह क्या है कि अब ये वो पता तो उसको पहले भी था कि मैं इन जैसा नहीं हूँ, ज़ाहिर है ये तो उसने नोट किया होगा ना, लेकिन क्योंकि उस इन्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह से उसकी परवरिश हो रही थी या जिस तरह के वो चूज़ों के अंदर रह रहा था, वो ख़ुद को उनसे अलग नहीं समझ रहा था। उसके अंदर वही फ़ियर, वही सारा कुछ था। लेकिन मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये सर्कस वाले लोग जो होते हैं ना, वो सर्कस का शेर और जंगली शेर की हम बात करते हैं, तो वो शेर रखा होता है, उसको पाला होता है और वो पालतू शेर कहते हैं। और आपने देखा है वो बंदा उसके साथ भी होता है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसके बावजूद वो उनको पिंजरे में ज़रूर रखते हैं, हालांकि वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो वो क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि किसी टाइम पे भी अगर इसकी फितरत जाग गई या इस खसलत में ये आ गया तो ये उसी टाइम पे ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी ज़िक्र की महफ़िल में बैठते हैं तो वहाँ आप सारों के साथ आप भी उन रहमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं, और अगर आप जाहिलों की महफ़िल में बैठना शुरू करेंगे तो उनके असरात आपके ऊपर जहलियत के भी आना शुरू हो जाते हैं। इसको आप इस तरह भी समझ रहे होते हैं कि अगर एक दरख्त एक बड़ा सा हो और उसकी तरफ से अगर एक मौलाना साहब गुज़रें तो उनके अल्फाज क्या होते हैं नॉर्मली कि सुभान अल्लाह, कितना प्यारा दरख्त है। वही दरख्त है, लेकिन अगर एक फ़र्नीचर बनाने वाला आदमी वहाँ से गुज़रेगा तो वो ये अल्फाज नहीं कहता, वो ये कहेगा कि अच्छा इसमें से फ़र्नीचर बड़ा कमाल का निकल सकता है। इस तरह से कोई अगर लकड़हारा जो लकड़ियाँ बेचते हैं वो गुज़रेगा तो वो इन दोनों कलमात को नहीं दोहराएगा, वो ये कहेगा कि इससे लकड़ियाँ बहुत अच्छी निकल सकती हैं। तो वजह क्या है कि उनके पीछे एक सराउंडिंग है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, वो काम करते हैं, वही चीज़ें उनके अंदर पैदा होती हैं और उसी के मुताबिक वो आगे सोचते भी हैं। तो इसलिए अगर हम ये समझते हैं कि हमने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अपनी मंजिल को हासिल करना है, कामयाबी लेनी है, तो फिर आपको उस माहौल में जाना है जिस माहौल में कामयाबी की बारे में ही बात होती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कामयाबी चाहता हूँ, मंजिल हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन आप उन लोगों के साथ बैठना शुरू हो जाएंगे जो हर टाइम सिर्फ रोते ही रहते हैं, जो अपने आप को कोसते रहते हैं, दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं, तो वो कभी भी आपको उस मंजिल की तरफ नहीं जाने देंगे। लेकिन समटाइम सर घर में भी ऐसे बैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से इंसान को आगे जाने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। घर के बैरियर ना मुख्तलिफ उसकी वजूहात हो सकती हैं। देखिए, पेरेंट्स जो हैं वो कोई भी नहीं पेरेंट ये चाहता होता कि उसका बच्चा कभी आगे ना बढ़े, लेकिन मसला ये आता है कि बात वही होती है कि वो पेरेंट्स किस फेज़ से गुजरे हैं, किस तरह की सराउंडिंग में रहते हैं। अब जब एक पेरेंट जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक होता है, कमज़ोर होता है, वो ये देखता है कि लोग इतना इतना पढ़ के, इतनी अच्छी डिग्रियां लेके फ़ारग फिर रहे हैं, तो कोई काम ही करना है, तो क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो वो सिर्फ उसी प्रॉब्लम को देख रहा है। वो समझ रहा है कि ये मेरा एक बेटा बड़ा हो गया है तो मुझे इसको मुझे मेरा अर्निंग हैंड होना चाहिए, कुछ पैसे इसको कमाने चाहिए। अब ये पैसे लगा रहा है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, कहीं भी जाता है, तो सिर्फ ये खर्च कर रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं होना। जितना भी पढ़ लेगा, इससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ भी लें लेकिन आपकी सिफारिश नहीं है या आपकी अप्रोच नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर भी तो काम ही करना है ना। और रियलिटी कुछ इस तरह की है कि कई पढ़े लिखे लोग आपको काम करते नज़र आते हैं। पहले तो इस कंसेप्ट से मैं बाहर आना है कि पढ़ना का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, ये आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। आप कोई कारोबार करना चाहें या कहीं जॉब करना चाहें, एजुकेशन या नॉलेज कभी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि आप हमेशा बेहतर होते हैं। एक पढ़ा लिखा जो बिजनेसमैन है और एक अनपढ़ बिजनेसमैन है, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो वो बैरियर्स शायद इस तरह के हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा बैरियर आपके प्रोफेशन से हो सकते हैं कि आपकी फैमिली
किसी प्रोफेशन में एक एक्सपीरियंस रखती है और एक आप कह लें कि पेरेंट्स से पीछे चलता आ रहा है वो बिज़नेस, और आप जाके आगे कोई नया प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं, तो इससे भी थोड़ा वो होता है कि हमने एक इतना बड़ा सेटअप बनाया है और इसके पीछे इतने सालों की मेहनत है, और मेरा बेटा जो है वो इसकी बजाय किसी और तरफ जा रहा है, तो वो भी एक बैरियर हो सकता है। पहला मैंने आपको कहा कि फिनांस का बैरियर हो सकता है, प्रोफेशन का बैरियर हो सकता है, फिर कुछ रिलेशनशिप्स के लिहाज से बैरियर हो सकता है। जी सर, माँ बाप समटाइम अपने बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को नहीं पहचानते, वो ऐसे काम की तरफ उन्हें फोर्स कर रहे होते हैं जो उनके लिए बेहतर नहीं होता। तो ऐसा उनके लिए एक जीना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और वो उस काम में रह के इतनी दिल लगी या दिलचस्पी से वो काम को करते नहीं है, लेकिन उन्हें पैसे एक टाइम के लिए मिल जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है वो कहते हैं कि ये जो मैंने काम किया है वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं था। अच्छा, उसका हल क्या है? ये अक्सर लोगों की प्रॉब्लम्स है, अक्सर जो बच्चे ये बात डिस्कस करते हैं, इवन कि ये आप कह लें कि मुख्तलिफ इदारों में कुछ एम्प्लॉइज़ भी ये शिकायत करते हैं कि जी मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैनेजमेंट ऐसा नहीं करने देती, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हैं, घरों के अंदर है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इसमें बहुत आगे निकल सकता हूँ। अब उसका हल क्या होता है? हल ये होता है कि ये चीज़ हमने अपने पेरेंट्स को समझानी होती है। पहली बात तो हमें वो उस रूट काज का पता होना चाहिए कि पेरेंट इस चीज़ से हमें रोक क्यों रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी पेरेंट नहीं चाहते, कोई भी वालिदैन ऐसा नहीं चाहते कि उनका बच्चा तरक्की ना करे। उनके फियर्स होते हैं। फियर्स क्या होते हैं कि ये जिस तरफ जा रहा है नाकाम हो जाएगा, इतना पैसा ज़ाया होगा, इतना वक्त ज़ाया होगा, या ये डिसहार्ट हो जाएगा। वो एक्चुअली अपने लिहाज से गलत नहीं सोच रहे होते। ये आप मत ज़हन में लाएं कि वो पेरेंट्स शायद आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। दुनिया में वाहिद आपका बाप होता है जो खुशी से आपको आगे, अपने से भी आगे देखना चाहता है, वरना दूसरे जितने लोग हैं, जितने रिश्ते होते हैं, वो आपकी तरक्की तो शायद चाह रहे हों लेकिन कभी अपने से आगे नहीं निकलने देना चाह रहे होते। तो जी, यहाँ कंपैरिजन का फैक्टर बड़ा आता है कि कंपैरिजन हम जब दूसरों से करना शुरू हो जाते हैं अपने आप को, तो शायद हम वैसे काम नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए। हम अपने काम से खुद यानी कि कंपेयर करें अपने आप को, ना कि दूसरे के साथ कंपेयर करें कि हम ऐसा वो कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। ठीक है, ये कंपैरिजन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंपैरिजन एक लिहाज से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस एंगल से कंपैरिजन करते हैं। एक तो कंपैरिजन आप करते हैं लर्निंग के लिए कि एक बच्चा मेरे से या एक बंदा मेरे से आगे निकल गया है, तो यार उसने, मैं पीछे रह गया हूँ, तो रीज़निंग देखनी है कि वो कौन सी अच्छी चीज़ें कर रहा है और मैं अच्छी नहीं कर रहा। तो वो आप अगर तो लर्निंग की शक्ल में कर रहे हैं कंपैरिजन, इस लिहाज से कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है। आप उस कंपैरिजन में खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच रहे। एक कंपैरिजन सिर्फ नेगेटिविटी के लिए होता है कि वो आगे है, मैं पीछे हूँ। अब वो ये सोचता है इंसान कि मैं ऐसा एक तो क्या करूँ कि ये पीछे हो जाए और मैं आगे निकल जाऊँ। अब ये नेगेटिव चीज़ है, इसको आप जेलसी भी कह सकते हैं, जेलसी का आंसर आ जाता है। तो अगर तो आप पॉजिटिव वे में करते हैं, उससे लर्निंग लेते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और ख़ुद उससे लर्न करते हैं, तो इस लिहाज से तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में ले रहे हैं कि मैं कुछ करूं ना करूं या आगे ना बढ़ूं, तो चलो इसको खींच के अपने साथ ले लूं। असल में हमारे बहुत सारी चीज़ें ये चल रही हैं, हम खुद अपने आप को नहीं इम्प्रूव करना चाह रहे लेकिन दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। ये नेगेटिव चीज़ है और इसी सराउंडिंग की वजह से बहुत सारे फियर्स हैं और इस वे में कंपैरिजन्स हो रहे हैं। तो इसलिए कंपैरिजन जो है ना, इसको एक नेगेटिव ट्रेट के तौर पे लिया जा रहा है। हालांकि दुनिया में जितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है वो कंपैरिजन करके हो रही है कि एक कंपनी अगर ये कर रही है तो दूसरी कंपनी देखती है कि मैं इससे बेहतर क्या करूं। जैसे आप ये मोबाइल की मिसाल ले लें, जब ये नया नया आया था तो कॉल सुनने पे चार्जेस होते थे, रोमिंग चार्जेस कहा जाता था, ठीक है, और सिम को 5000 की सिम मिलती थी। मुझे याद है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2004-5 की बात है। जायज़ ही चलता था और एक पाकटल चलता होता था, तो 5000 की सिम मिलती थी। फिर कॉल सुनने के लिए रोमिंग चार्जेस पड़ते थे। कॉल सुनने के लिए आप में अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी था। और आज क्या आ रहा है, कंपनी ज़्यादा आई, कंपैरिजन है, कंपटीशन आया, तो उससे क्या हुआ,
एक कंपनी ने पैकेज दिया, दूसरी ने उसको कंपेयर किया अपने से और फिर उससे बेहतर पैकेज देने की कोशिश की, और आज सिचुएशन ये आ गई है कि सिम आपको फ्री मिलती है और साथ कुछ मिनट्स भी मिलते हैं। बल्कि इससे आगे अगर एक कंपनी की आपने सिम ली हुई है और आप उसको कुछ साल डेढ़ यूज़ नहीं करते, तो कंपनी उसको दोबारा एक्टिव करने के लिए भी आपको बैलेंस या वो फ्री मिनट्स या जो भी वो उनकी कंपेन्स होती हैं वो दे रही होती हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ से कंपेयर करना लर्निंग के लिए, पॉजिटिविटी के लिए आप करते हैं तो आप उसे लर्न करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में जाते हैं तो फिर आप अपना ही नुकसान करते हैं। दूसरों का आप चाह रहे होते हैं लेकिन शायद उसका आप नहीं कर पाते, क्योंकि पॉजिटिविटी के इंसान जब आगे बढ़ा होता है तो वो नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करता जा रहा है, वो उसका फोकस पॉजिटिविटी के ऊपर होता है। तो असल बात हमने ये शुरू की थी कि कहीं पे भी आप होते हैं तो उसमें आपकी सराउंडिंग का बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले आपको ख़ुद को पहचानना होता है और उस पहचानने के बाद आपको अपने सराउंडिंग के हालात से देखना होता है, क्या मैंने ऐसी सराउंडिंग में ऐसा ही रहना है या मैंने ख़ुद को चेंज करना है और इनसे मैंने अलग आगे निकलना है। उसके लिए फिर आपको रेजिस्टेंस भी होगी, जो आपने बात की कि पेरेंट्स के अलावा भी शायद सराउंडिंग में आपके कुछ दोस्त, कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार भी आपको रोकने की कोशिश करते हैं। जी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे इस फैमिली से, तो आप कैसे कर लेंगे, ये हमारे इस मोहल्ले से कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब कुछ आप कब किसी ऐसे मोहल्ले को देखें जहाँ कुछ सफाई का इतना सिस्टम ना हो और एक बंदा वहाँ उठ के खड़ा हो जाए कि हमें सफाई करनी चाहिए, तो सारे कहेंगे जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन खप के आप भी बैठ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ये पॉजिटिव एक्शन ले ले, और हमारे मोहल्लों में यही मसला है मोस्टली, सफाई नहीं होती कि यार फ़र्क क्यों नहीं पड़ना कि मैं एक करूँगा तो क्या करूँगा। लेकिन अगर वो एक बंदा स्टेप ले ले, हो सकता है कई 5 लोग और भी स्टेप लेना चाह रहे हो, लेकिन वो हम सिर्फ स्टेप लेने से डर रहे होते हैं कि कौन पहले चले, तो वो फिर उसके साथ चलना शुरू हो जाते हैं, तो वो बदलना शुरू हो जाता है, तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें जिस तरह का हम होना चाहते हैं, हमें अपनी सराउंडिंग को वैसा करना है। अगर आप आलम बनना चाहते हैं तो इल्म वालों के पास बैठना पड़ेगा, और अगर आप बनना आलम चाहते हो और बैठेंगे जाहिलों के साथ, कभी नहीं बन सकते, बल्कि शायद आप आलमों की बुराइयां ही देखेंगे। कंपनी में यानी कि कंपनी करती है हमारे लिए, कैसी हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं। यस, जिस तरह की कंपनी आप अडॉप्ट करते हैं वैसा माहौल में आप फिर होना शुरू हो जाए।